नमस्कार। आज हम देखने क्या वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं कि साइंस के सीखने में ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ क्लासरूम में ही होगा, लेकिन हम घर पर भी तो साइंस सीखते हैं। विज्ञान हर तरफ अवेलेबल है, हर तरफ से हम सीखते हैं। तो उसके लिए क्या कोई ऐसे गेम्स हैं, क्या कोई ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आइए आज के सेशन में हम इसी चीज को लेकर जानेंगे। मैं अब स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट करती हूँ, आप मुझे थोड़ी सी अवधि दीजिएगा। और उतने में मैं बीच बीच में पानी भी पिया करूंगी, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ठीक से दिखाई दे रहा होगा, मेरा जो स्क्रीन है वो। और अगर ये ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा कि ये ठीक से दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। एज फार एज आई नो, वी आर गुड टू गो। सो लेट अस गो अहेड। थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि बेसिकली एक साइंस क्लास बाकी सारे सब्जेक्ट्स के क्लास से अलग क्यों है या किस तरीके से है। क्या हम कुछ भी कहीं भी कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं? ऐसा क्या है जो एक विज्ञान की क्लास को विज्ञान की क्लास बनाता है? अ, थोड़ा आप भी सोचिए, क्योंकि साइंस के या विज्ञान के सीखने में कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं। हम मुझे और एक चीज भी बतानी है आपको कि कुछ कुछ शब्दों के लिए मेरे तरफ से इंग्लिश शब्द सबसे पहले आएंगे। मैं कोशिश जरूर करूंगी कि मैं उसके हिंदी इक्विवेलेंट शब्द का इस्तेमाल करूं, लेकिन अगर मैं नहीं कर पाऊंगी तो आप प्लीज समझ जाइएगा। सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक विज्ञान की क्लास कब कहलाती है? क्यों वो मैथ्स के क्लास यानी गणित के क्लास से, या क्यों वो भूगोल के क्लास से अलग है? मैं तो अभी इतिहास और कोई भी किस्म की भाषा के क्लास के साथ कंपेयर ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनका तो बेसिक ढांचा अलग है, आप बोल दोगे। लेकिन मैथ्स की क्लास, गणित और विज्ञान तो हाथ हाथ चलते हैं। और साइंस में ही माना जाता है ज्योग्राफी कई जगहों पर। तो फिर भी इनसे अलग क्या है जो एक साइंस की क्लास को साइंस की क्लास बनाता है? तो देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कुछ गुण क्या हैं जो एक साइंस की क्लास को साइंस की क्लास बनाते हैं। क्योंकि जब हम एनईपी की बात करते हैं, या जब हम एक एक अलग लेवल से बात करते हैं कि साइंस के सीखने में क्या कोई स्किल्स हैं जो हम आत्मसात करते हैं, तो यही वो स्किल्स हैं जिन्हें हमें डेवलप करना है स्टूडेंट्स के अंदर, हमारे विद्यार्थियों के अंदर। और साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमारी क्लास में ये स्किल्स नहीं दिखते हैं तो फिर वो शायद साइंस की क्लास है ही नहीं। वो शायद हम सिर्फ, आज की अगर भाषा में बात करें तो हम सिर्फ ज्ञान की क्लास ले रहे हैं, जो हम सिर्फ बोले जाएंगे, लेकिन स्किल इनमें से अगर कुछ भी छूट जाता है तो फिर वो तो साइंस की क्लास हुई नहीं। तो चलिए देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो एक साइंस की क्लास में या साइंस के सीखने से संबंधित है वो है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। एक साइंस सीखने वाला बच्चा जितनी क्लोजली कोई चीज को ऑब्जर्व करता है, उतना ही उसको समझ आती है उसके पीछे की प्रोसेस, और उतना ही फिर वो एक क्रिटिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। इन दोनों के बगैर विज्ञान नहीं सीख सकते हम। और ना ही सिर्फ ये दोनों, लेकिन कोई भी चीज के पीछे क्या उसका वैज्ञानिक कारण है, इसके लिए हम इंग्लिश में हमेशा कहते हैं कि साइंस इज ऑल अबाउट आस्किंग व्हाई, कि ऐसा क्यों। ठीक है। तो ये जो पार्ट है, जिसको अगेन आजकल की भाषा में कहते हैं कि ये एक दिमाग में होना ही चाहिए, ये कीड़ा होना चाहिए। तो एक साइंस का कीड़ा होना चाहिए, वो क्या है? तो वो ये है कि वैज्ञानिक सोच, लेकिन वैज्ञानिक कारण मीमांसा, मैं रादर कहूंगी वैज्ञानिक इंक्वायरी जिसको हम कहते हैं। क्योंकि साइंस या विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग होता है समाज में जो भी उस वक्त जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढना। और वो करने के लिए जरूरी होता है कि हर चीज का वाई सोचना या क्यों
हमारे मन में आना चाहिए। जब वो क्यों पैदा होगा, हम हर हर चीज के ऊपर जब हम क्यों का प्रश्न पूछेंगे, तब जाके हमारी सोच उस साइंटिफिक धारा में बहती चली जाएगी। इसका एक दूसरा रीजन ये भी है कि जब हम किसी समस्या के बारे में सोचते हैं, तो उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट किए बगैर तो काम नहीं हो सकता, और ना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन इस डेटा को किस तरीके से हम एनालाइज करें, किस तरीके से हम इसको तोड़े मरोड़े सोचे समझे और उसको विजुअलाइज करें, इसी के ऊपर निर्भर होता है कई बार हमारी समस्याओं का समाधान। क्योंकि इन्हीं के साथ आती है एक चीज कि आज मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, शायद इसलिए क्योंकि आज के कॉन्स्ट्रेंट्स, आज की कंडीशंस अलग थी, कल और अलग होंगी। लेकिन मुझे इसको फिर से ट्राई करना है और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा अडेप्ट करना है। यही चीज जो है वो है साइंस। और मतलब हम कहते हैं ना कि जो जो कल हो गया वो आज हम वैसे के वैसा अप्लाई नहीं कर सकते, उसको थोड़ा तो मॉडिफाई करते ही रहना पड़ेगा। और ये हमने क्या मॉडिफाई किया, किस लेवल पे मॉडिफाई किया, और सबसे महत्वपूर्ण क्यों मॉडिफाई किया, यही है साइंस की अडेप्टेबिलिटी। इसके बगैर हम साइंस को पढ़ नहीं सकते, हम इसके बगैर हम ये कह नहीं सकते हैं कि हम विज्ञान के छात्र हैं। और कोई भी साइंस बिना जिज्ञासा के तो होती नहीं है, क्योंकि बिना जिज्ञासा के तो क्वेश्चन क्यों आता ही नहीं है। इसी के साथ में हमें एक सृजनात्मक सोच की जरूरत होती है। ये अपने आप आ जाती है एक बार हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड की जो बातें हैं इनको ध्यान में रखते हैं तो। कई लोगों को ऐसे लगता है कि सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी ज्यादातर आर्ट्स में चाहिए, हमें कुछ ड्रॉ करना होगा। यस, ड्राइंग एक तरीके का फॉर्म है ऑफ क्रिएटिविटी। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये समस्या देखूं कि मेरे स्टिकी टेप्स जो हैं वो ठीक से चिपक नहीं रहे, या मुझे दीवारों पर कोई चीज टांगनी है लेकिन मैं इसमें नेल्स नहीं डाल सकती, मैं दीवारों को ठोक नहीं सकती, मैं रेंट स्पेस पे रहती हूँ, तो आजकल लोगों को ये ज्यादा जरूरत है, तो हमें कुछ अलग टाइप के हुक्स बनाने पड़ेंगे। ये भी क्रिएटिविटी है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही एक ड्राइंग पेंटिंग के तरीके से क्रिएटिविटी को सोचें। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स इन इटसेल्फ इज नथिंग बट साइंस लर्निंग। फिर दूसरी चीज तो और एक जरूरी है कि मैंने कुछ इन्वेंट किया या मुझे कुछ न्यू आइडिया आ भी गई, तो वो मैं कैसे बताऊंगी लोगों को, है ना। मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन भी गया, तो मैं कैसे लोगों तक पहुंचाऊंगी उसको। तो इसके लिए मेरा कम्युनिकेशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और आज की दुनिया में बिना सहयोग के कुछ नहीं होता। वैक्सीन्स अगर हम देखें तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है जहाँ पे साइंस की ये सारी स्किल्स का इस्तेमाल तो हुआ ही हुआ, लेकिन कोलैबोरेशन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ। वरना इतने कम समय में हम कोविड जैसी बीमारी के लिए हम वैक्सीन नहीं खोज पाते। टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी के लिए यकीन मानिए मैंने बहुत ढूंढे वर्ड्स, और जो मिले वो मुझे इससे ज्यादा डिफिकल्ट लगे, इसलिए मैंने उसको हिंदी ट्रांसलेट नहीं किया है। टेक्नोलॉजी, तंत्रज्ञान हम जानते हैं, तांत्रिकी हम कह सकते हैं शायद से। लिटरेसी मतलब उसकी एक सिंपल सी नो हाउ, जिसके जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि एक अल्फाबेट सीखने के लिए हमको अ आ इ ई जानना जरूरी है या ABCD जानना जरूरी है, तो भी हमको अल्फाबेट्स तो पहचान में आ जाएंगे, तो उसी तरीके से कुछ तकनीकी बेसिक्स का भी पता होना जरूरी है। संख्यात्मक कौशल, यस, काफी हद तक जरूरी है, क्योंकि वो हमें चाहिए होंगे डेटा एनालिसिस के लिए। जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें आए। आज के जमाने में जब हम कह रहे हैं कि आप कोलैबोरेट कीजिए, आप सहयोग कीजिए, तो हो सकता है कि शायद मुझे स्टैटिस्टिक्स अच्छा नहीं आए, आपको आता हो, और मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है और शायद किसी और का कम है, तो हम एक अच्छी टीम बना करके ये सारी चीजें स्किल्स आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम सब में जो भी विज्ञान के छात्र और साथ साथ विज्ञान के शिक्षक हैं, हम सभी के पास नैतिक तर्क का अतिशय उत्तम होना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ में पता है, हम जब लैब में काम करते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि अच्छा इससे इससे ये तो नहीं हो जाएगा,
नॉट ओनली लैब में, हम किचन में भी काम करते हैं, हम घर में भी काम करते हैं, हम ऑफिस में भी काम करते हैं। तो हर वक्त हम ये सोचते हैं, अच्छा मैं इतना टाइम लगाऊं तो क्या होगा, अगर इसके बदले में मैंने अगर कमजोर सा टेबल ले लिया तो क्या होगा। दिख तो अच्छा रहा है लेकिन मजबूत नहीं है। अच्छा मजबूत जरूरी है क्या। हम ऑलमोस्ट ऑलवेज डिसीजंस ले रहे होते हैं, हम ऑलमोस्ट ऑलवेज जोखिम जो होती है उस वेरी सॉरी, उस रिस्क का आकलन कर रहे होते हैं। और सभी से हटके और सभी से इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है रेजिलियंस। रेजिलियंस यानी चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने काम से डटेंगे नहीं। मैं एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज पे डालूंगी क्योंकि मुझे बहुत खांसी आ रही है। माफ कीजिए, ये खांसी बहुत एक हफ्ते से बहुत परेशान किए हुए है। लेकिन मौसम भी ऐसा है, क्या किया, क्या करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये स्किल्स हैं, अगर हमारी कोई क्लास में हम कोई भी अगर टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसमें अगर इनमें से ज्यादा स्किल्स अगर हम अपने स्टूडेंट्स में डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो साइंस की क्लास नहीं है। इससे आता है अपना अगला सवाल, जो कि होगा, शुरू करने से पहले मतलब गेम्स और एप्स को हमारी क्लास में, हमारी विज्ञान की कक्षा में इन्वॉल्व करने के पहले, इंटीग्रेट करने के पहले, हमें ये जो हमने अभी जो स्किल्स देखे हैं उन स्किल्स को मैप करना पड़ेगा। यानी सॉरी, अगर मैं एक पर्टिकुलर ऐप का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मेरी इन स्किल की लिस्ट में से किस स्किल की लिस्ट के किस, कौन से स्किल के ऊपर ये ऐप फोकस करता है, या ये ऐप मेरे किस स्किल डेवलपमेंट के लिए यूजफुल है, ये मेरा सबसे पहला काम होगा। अगर मैंने वो नहीं किया तो मैं कोई रैंडमली ऐप उठा करके डाल दूं और मैं उसका इस्तेमाल कर दूं, तो ठीक है, नॉवेल्टी फैक्टर है तो तब तक बच्चे भी लाइक हाँ कुछ नया किया, लेकिन उससे अल्टीमेटली क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो फिर तो अगर हम ही ऐसी गलती करेंगे तो फिर हम साइंस के शिक्षक कैसे हुए और हम साइंस के विद्यार्थी कैसे हुए। तो सबसे पहले हम स्किल्स को मैप करेंगे। यहीं पे तो आया अपना क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। तो वो चूज करने में एज अ टीचर भी हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है। अब उसका एक एग्जाम्पल लेने के लिए मैं आपको एक ये वाला गेम जो हमने बनाया है ये मैं दिखाती हूँ। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो राइट हैंड साइड में दिए हैं, ये वो बच्चा यहाँ पे कलर करेगा, ये है वर्ड ग्रिड। अब एज अ गेम देखा जाए तो ये सही भी है, ये ऑफलाइन भी ले सकते हैं क्योंकि मैं इसके प्रिंट आउट निकाल के बच्चों को दे सकती हूँ। यानी इसमें ज्यादा कोई टेक्नोलॉजिकल ये भी नहीं है। अच्छा ये सारे वर्ड्स मेरे फिजिक्स में आते हैं तो सही भी है, ये सही है। थोड़ा एक सेकंड लीजिए और सोचिए, ये सही है। ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें से ना कुछ भी जो स्किल्स थे पहले, वो कुछ भी स्किल्स इसमें डेवलप नहीं हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये वर्ड्स तो हमने साइड में दिए हुए हैं और वो वैसे के वैसे हैं। यानी कि तो सिर्फ ढूंढना हुआ, तो ये मेरे सिर्फ ढूंढने की स्किल है। अच्छा आप कहेंगे कि नहीं ये ऑब्जर्वेशन है, ये तो बहुत बेसिक नहीं हो गया 9th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये तो मतलब 7th 9th की फिजिक्स के वर्ड्स हैं। अ, क्या मैं इंग्लिश के स्पेलिंग्स पढ़ा रही हूँ, नहीं। ये इंग्लिश की क्लास के लिए शायद ठीक है, जहां पे मैं एक वर्ड के जरिए, जो वर्ड साइंस का वर्ड है, लेकिन उस वर्ड के जरिए, उस शब्द के जरिए इंग्लिश के अल्फाबेट्स की रिवीजन करवा रही हूँ, या फिर मैं इन साइंटिफिक टर्म्स के स्पेलिंग्स की मेमोराइजेशन देख रही हूँ, उसके लिए ये ठीक है। लेकिन अदरवाइज ये भले दिखने में गेम है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, बच्चे मजे में खेल भी लेंगे इसको, लेकिन हासिल कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे हम एज टीचर्स। और यही चीज मैं कह रही थी कि हमें सबसे पहले स्किल्स को मैप करना है, क्योंकि ये उससे ज्यादा बेटर है कि मैं एक प्रश्न पूछ रही हूँ, और ये मैंने ऐसे इमेजिन किया है कि एक स्मार्ट बोर्ड की क्लास पर भी ये होगा तो भी ये चल जाएगा, और मैं इसके प्रिंट आउट दूंगी तो भी चल जाएगा, दोनों तरीके से चल सकता है।
अगर मैं एक लार्ज एक स्मॉल दोनों बॉल्स अगर डाल रही हूं तो कौन सा किस वेलोसिटी से कौन सा पहले पहुंचेगा। कम से कम स्टूडेंट्स सोच तो रहे हैं, कम से कम स्टूडेंट्स अपना क्रिटिकल थिंकिंग तो कर रहे हैं, कम से कम स्टूडेंट्स अपने सारे प्रिंसिपल्स जो भी अभी तक के पढ़े हुए हैं उनको अप्लाई करना तो सीख रहे हैं एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे देखने में ये है वेरी सॉरी कि पहले वाला तो गेम लग रहा था, दिख रहा था कि गेम है, ये तो गेम जैसा भी नहीं दिख रहा, लेकिन एक्चुअल में साइंस के स्किल्स ये डेवलप कराता है, पहले वाला नहीं। सो मैपिंग द स्किल्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही हम कहना चाहते थे इस एक्सरसाइज के द्वारा। तो फिर एक बार अगर स्किल्स मैप कर लिए, फिर कैसे गेम सिलेक्ट करें। तो क्योंकि हमारे देश में ना बहुत अलग अलग टाइप की स्थितियां हैं, तो हमने क्या किया हुआ है, हमने गेम्स को तीन तरीके से टाइप कास्ट कर दिया है कि चलो हमको किस तरीके से ये चीजों को ढूंढना है। तो सबसे पहले मुझे मेरे कॉन्स्ट्रेंट्स यानी मेरे कंडीशंस देखने पड़ेंगे। क्या मेरे क्लास के हर बच्चे के पास एक एक डिवाइस है? नहीं। क्या मेरे पास है लेकिन बच्चों के पास नहीं है? हाँ, पॉसिबल। क्या मेरे पास क्लास में है लेकिन बच्चों के पास क्लास में नहीं है? पॉसिबल। क्या मैं ये वाली क्लास ऐसे कंप्यूटर लैब में ले जा सकती हूँ जहां पर हर बच्चे के पास एक कंप्यूटर होगा? अच्छा, हर बच्चे के पास नहीं होगा तो दो तीन बच्चों को मिलकर के एक डिवाइस होगा। पॉसिबल। क्या ऐसा हो सकता है कि ये बच्चे अपने अपने घर पर करें? तो देखिए कितने सारे तरीके हो गए, कितने सारे टाइप्स हो गए बेस्ड ऑन द कॉन्स्ट्रेंट्स। तो ये हो गए हमारे टाइप्स। एक टाइप वो सबसे पहला जहां पर टीचर के पास तो एक्सेस है ऑनलाइन एप्लीकेशंस का, ऑनलाइन वेबसाइट्स का, लेकिन क्लास में नहीं है। कई जगहों पर यह भी हो सकता है कि बच्चों की टेक्नोलॉजिकल स्किल्स नहीं है, वहां पर भी ये ही टाइप के गेम्स और एप्स हमको यूज करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर कंट्रोल ज्यादातर के यानी काम ज्यादातर के टीचर के पास होगा वो बनाने के लिए या वो दिखाने के लिए। ये डेमोन्स्ट्रेशन टाइप में ज्यादा यूज हो सकती है, या तो प्रिंट आउट लेके हम दें तो उसमें ज्यादा काम आता है। दूसरा चीज ये है कि अगर मैं कुछ दिखा सकती हूँ क्लास के अंदर और फिर उसको मैं लैब में या घर पे एक फॉलो अप एक्टिविटी दे सकती हूँ, लेकिन मेरी क्लास में बच्चे कम से कम प्रोजेक्टर पर ही सही कुछ देख तो जरूर पाएंगे। अगर उतनी भी कंडीशन है तो ये वाला ठीक है। और एक तीसरा जहाँ पे या तो स्कूल में या तो घर पे हर स्टूडेंट के पास हाईटेक स्किल्स भी हैं, डिवाइसेस भी हैं। और मैं ज्यादा करके इसका इस्तेमाल बोल रही हूँ इंक्लूजन के लिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मेरे किसी स्टूडेंट को ज्यादा रिवीजन की जरूरत है, शायद उसको क्लोज्ड कैप्शंस ऑन करके करने की जरूरत है, शायद उसको जूम इन जूम आउट करके करने की जरूरत है, शायद उसको ज्यादा सुनने की जरूरत है। तो ये सभी चीजों के लिए अगर वहां पर मेरे स्टूडेंट के एंड पर अगर डिवाइसेस हैं तो मैं एक्सट्रीम यानी बहुत ज्यादा पर्सनलाइजेशन यूज कर सकती हूँ। तो इन तीनों तरीकों के ऊपर हम डिसाइड करेंगे हम कौन से गेम्स और कौन से एप्स यूज करने वाले हैं। और इसीलिए सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने डिसाइड किया था कि हम हमारे कॉन्स्टेंट्स की एक लिस्ट बना देंगे कि हमारे पास क्या उपलब्ध है क्या नहीं है, हमारी कंडीशन कैसी है, मेरी सिक्स क्लास की क्लास चल रही है, मेरी टेंथ क्लास की क्लास चल रही है, कौन सी चल रही है, कौन सा सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट और ये मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्स्टेंट्स, ये मेरे स्टूडेंट्स के कॉन्स्टेंट्स, ये मेरे कॉन्स्टेंट्स, ये सारे मिला करके हम एक गेम या ऐप को इस्तेमाल करेंगे। जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक्चुअल में तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना है? हमें ध्यान में ये रखना है सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने वो ग्रिड वाले गेम में भी देखा था। वेरी सॉरी। हमारे जो लर्निंग आउटकम्स, हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके साथ क्या हम जो गेम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो सही है? जैसे अगर सपोज कीजिए कि मैंने ये पाया है कि मेरे ना कुछ पांच छह बच्चे हैं स्टूडेंट्स जिनके स्पेलिंग्स की वजह से, यानी उनका साइंस तो ठीक ठाक है,
वो बोल भी लेते हैं, वो दिखा भी देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा है, लैब वर्क भी अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी वो स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो उस वक्त मैं वो जो पहले ग्रिड वाला दिखाया था, उस वक्त तो वो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है उन 6 बच्चों के लिए उनकी स्पेलिंग्स इंप्रूव करनी है। लेकिन बाकियों की तो ठीक ठाक है, तो बाकियों के लिए तो फिर वो साइंटिफिक इंक्वायरी हुई नहीं, तो मुझे वो अलग से उन बच्चों को देनी चाहिए। सो ऑब्जेक्टिव्स के साथ में, आउटकम्स के साथ में, मेरे यूसेज ऑफ एप्स का अलाइन होना बहुत जरूरी है। उसी के साथ में ये एक दूसरा पॉइंट जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी उठ के ऐप बना सकता है। तो क्या वो कंटेंट जो उसके अंदर है, उस ऐप के अंदर, उस गेम के अंदर, उस वेबसाइट के अंदर, उस पोर्टल के अंदर, क्या वो हमारे सिलेबस के साथ सही है? पहली बात। अच्छा, सिलेबस के साथ भी सही है नहीं है दूसरी बात, लेकिन क्या साइंटिफिकली सही है? क्योंकि कई बार हमने ये भी देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीन दिखाया जाता है, और फिर आई एम लाइक कि नहीं, कैसे? बिकॉज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी ग्रीन, फिर ये कैसे करोगे? मतलब बच्चों को कैसे समझाओगे? पावर हाउस ऑफ द सेल है तो ऑरेंज तो कम से कम दिखाइए। काइंड ऑफ थिंग्स भी हमको कंटेंट एक्यूरेसी में देखनी चाहिए। थर्ड, टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। आपको मुझको खेल के देखना पड़ेगा, शायद 3 4 बच्चों के साथ में मिल के देखना पड़ेगा कि क्या जो मुझे समझ में आ रहा है, क्या वो इनको भी समझ आ रहा है? क्या ये सभी टाइप के बच्चों के लिए मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ? इसकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्पेशली अगर आप पर्सनलाइजेशन पे जा रहे हैं, तो कि क्या डेटा कलेक्ट कर रहा है ये ऐप या ये गेम या ये प्लेटफॉर्म? कहीं बच्चों का सेंसिटिव डेटा तो नहीं जा रहा? और एक कोई भी गेम अगर आप इस्तेमाल करें, वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, वो किसी भी तरीके का गेम है, लेकिन क्या वो रिफ्लेक्शन, यानी क्या वो बच्चों को ये सोचने पे मजबूर करता है कि इसमें क्या साइंस था, क्या विज्ञान पढ़ा, ये विज्ञान मुझे और कौन सी जगह पर दिखता है? अगर ये नहीं रिफ्लेक्शन की स्पेस रखते हम, भले वो ऐप के अंदर नहीं है, लेकिन क्या हम करवा सकते हैं? तो ये तो देखना ही पड़ेगा, तो वो एक एक्टिविटी हमको करवानी पड़ेगी। और ऑफ कोर्स स्क्रीन टाइम आजकल सभी की एक प्रॉब्लमेटिक एरिया में है कि नहीं, ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, तो इसका बैलेंस हमें ही देखना पड़ेगा। सो ये सभी की कंसिडरेशंस, सभी कॉन्स्ट्रेंट्स, और उसके ऊपर बेस्ड वो जो 3 टाइप के गेम्स हैं, और वो 11 टाइप की स्किल्स जो हमने पहले देखी, वो सबको साथ में लेते हुए हम बढ़ेंगे आगे। और अब हम करेंगे एक एक ऐप को डेमोन्स्ट्रेट, या एक एक प्लेटफॉर्म को डेमोन्स्ट्रेट। ये वाला जो फर्स्ट वाला मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ, वो है ऑफलाइन एक्टिविटीज के लिए बेस्ट है। यानी ये फर्स्ट टाइप के लिए बेस्ट होता है, जहाँ पे टीचर के पास एक्सेस है, बच्चों के पास नहीं है। या आपको बैलेंसिंग स्क्रीन टाइम करने के लिए आपको ऑफलाइन एक्टिविटी देने की जरूरत है, या आपके स्टूडेंट्स के पास लो टेक स्किल्स हैं, तो ऐसे सभी इसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जाएंगे डिस्कवरी एजुकेशन, हाँ, डिस्कवरी चैनल वाला डिस्कवरी एजुकेशन। उसके एक पजल मेकर नाम का उनका एक ऐप है, जो कि वेबसाइट बेस्ड ऐप है। एंड आई होप कि आपको अभी यही दिख रहा होगा। अगर आप देखें इसमें, तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स, मतलब बहुत सारे टाइप के गेम्स हैं। वर्ड सर्च जो हमने पहले वो ग्रिड देखी थी उसमें भी है। ये वाला जो है जिसमें अलग अलग वर्ड्स जम्बल करके दिए हुए हैं साइड में, आप उन्हीं को लगाना है। आपको एक क्रिप्टोग्राम भी है। बहुत मजा आता है बच्चों को ये खेलने में, जहाँ पे ऊपर A to Z के अल्फाबेट्स को नंबर्स दिए जाते हैं, और आप एक कोट बनाइए, या कोई अगर लॉ है, लेट अस सपोज न्यूटन्स लॉ है, तो वो उसका स्टेटमेंट, उन नंबर्स को अगर आप नीचे देख रहे हैं ना, ये नंबर्स आएंगे वहां पर, और बच्चे वो नंबर के हिसाब से देखेंगे, बाकी कोई क्लू नहीं दिया जाता। लेकिन आज हम करने वाले हैं क्रिस क्रॉस पजल, जो कि है एक क्रॉसवर्ड। क्रॉसवर्ड मैं कहूँ तो सबसे पॉपुलर टाइप ऑफ गेम है, इसीलिए रोज न्यूज़पेपर में सालों साल छपते हैं, और बड़े छोटे बुजुर्ग सारे रोज रोज सॉल्व करते हैं।
और कभी कॉपी नहीं करते। इनफैक्ट पूरा दिन ये वर्ड याद नहीं आ रहा, ये वर्ड में उलझे हुए हैं, जरा बताना तो इसके लिए कोई वर्ड है क्या, पूछते रहते हैं। सो इसलिए क्रॉसवर्ड इज वन ऑफ द बेस्ट टाइप्स ऑफ गेम्स दैट यू कैन एवर हैव। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं एक सिर्फ ट्रायल डाल रही हूँ, और मैं यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 वर्ड्स का इस्तेमाल करूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी। लेकिन आप अब यहाँ पर देखिए, इनर्शिया स्पेस, अच्छा इतनी स्पेलिंग मिस्टेक क्योंकि मेरे कीबोर्ड के ये टाइप ज्यादा दब गए हैं अल्फाबेट्स। ओके, इनर्शिया, इनर्शिया जो इतना पूरा बड़ा क्यू है, मैं उसको बस छोटा कर देती हूँ। मेंटेन इट्स ओरिजिनल स्टेट। Of course, I know that this is not the correct statement. Inertia is the capability of a substance to maintain its original state irrespective of the external unbalanced force applied to it. But मुझे अभी के लिए इतना ही टाइप करके सिर्फ आपको दिखाना है. Uh, I would just say second, and I would say smallest unit of time. फिर मैं एक दूसरे वर्ड पे जाऊंगी. फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस. ठीक है, तो अभी के लिए तो 3 ही मैं यूज कर रही हूँ. यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, और इंस्ट्रक्शंस चाहिए तो डालें, नहीं तो बस कुछ नहीं, क्रिएट माय पजल कर दें, और ये आ गया हमारा पजल बन के तैयार. अब आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, आप इसको क्लास में दिखा सकते हैं, आप इसको, आपकी अगर कोई वेबसाइट है तो आप उस पर डाल सकते हैं. एंड एज यू कैन सी, ये इस तरीके से क्लूज नीचे दिए हुए हैं. एक पर्टिकुलर चीज आप बार बार जब करते हैं तो बच्चों को बोरिंग लगती है, लेकिन ये साइंटिफिक इंक्वायरी इसीलिए है क्योंकि ये हम डेफिनेशंस दे रहे हैं, और बच्चों को उन डेफिनेशंस से वो वर्ड ढूंढना है जिसका ये डेफिनेशन है. और डेफिनेशन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में नहीं है, जो टेक्सचुअल लैंग्वेज है उसमें नहीं है, हमने उसको फिर भी चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि हम इसको क्लू में कन्वर्ट कर रहे हैं. एंड बिलीव में बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं इस चीज को. और जैसे मैंने बोला, वैसे क्रॉसवर्ड तो बड़े बुजुर्ग सभी लोग सालों से, एवरी सिंगल डे, हर एक न्यूज़पेपर में छपता है तो सॉल्व किए जा रहे हैं. अ मुझे पता है कि कुछ लोग अभी यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि ये तो सिर्फ इंग्लिश में होगा. हाँ, ये अभी तो सिर्फ इंग्लिश में होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने इसको एक बार फ्रेम कर लिया तो शायद आप इसके अंदर एआई टूल्स जो हम यूज करते हैं, चैट जीपीटी वगैरह, उसकी मदद से भी आप इसको उसी तरीके से यूज कर सकते हैं. लेकिन पहला तो आप इसके ऊपर एक बार ट्राई कर लीजिए इंग्लिश में, ताकि आपका आपकी खुद की प्रैक्टिस हो जाए कि ये कैसे चलता है. क्योंकि ये सिर्फ बना करके नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन में, जैसे मैंने कहा, टेस्ट करने के टाइम पे कभी कभी हमारे दिए हुए क्लूज में हम ही एक आध इम्पॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं, और बच्चे पॉइंट आउट करते हैं लेकिन ये तो नहीं लिखा था इसमें, तो फिर ये कैसे होगा इसका आंसर. तो इसके लिए वो टेस्ट करना है, कितना समय लगता है, फिर इसको चेक कौन करेगा, क्या ये ग्रेडेड होगा, अनग्रेडेड होगा. ये एक बहुत बेहतरीन फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें जब हम कर रहे हैं तब हम टेस्ट आउट करेंगे और हम सोचेंगे. ठीक है. सो फिलहाल मुझे लग रहा है कि हम इसको थोड़ा रोक देते हैं, और आप 1 मिनट में सोच लीजिए कि क्या ये आप ट्राई करके देखेंगे. तब तक फिर हम, थोड़ा पानी पी लूं मैं, और फिर हम दूसरे वाले ऐप पे चलते हैं. ठीक है. ये लिंक हम आपको यूट्यूब चैनल के नीचे के कमेंट में भी दे सकते हैं, या फिर हम दीक्षा के थ्रू ये लिंक अलग से भी आपको दे देंगे, ताकि आप उसका अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकें. तो अगर आपने ये देख लिया हो तो हम इसको कर देते हैं बंद, और चलते हैं हमारे दूसरे गेम की तरफ. दूसरा गेम है एक्चुअल में इमेज बेस्ड
स्पेशली बायोलॉजी के टीचर्स के लिए या इवन ज्योग्राफी में भी बहुत काम आता है, जिसको हम कहते हैं जिक्सॉ पजल्स। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों खेल सकते हैं, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ इसमें करना क्या है, और फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन भी सॉल्व कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो इसको ऑफलाइन ले जा सकते हैं। जैसे अब अगर सपोज कीजिए कि मुझे यहाँ पे मेक पजल करना है, तो ये जैसे ही मैं मेक पजल करूंगी तो ये यहाँ पर चूज फाइल बताएगा। हमें एक फाइल यूज करनी है जिसको अपलोड करना है। अब ये फाइल क्या हो सकती है? मे बी फ्लावर का डायग्राम है, जो आप डायग्राम बेस्ड जो चीज मैं बता रही हूँ वो है। हो सकता है कि कोई केमिकल अपैरेटस हो, एनीथिंग, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम इसको चूज करेंगे तो मतलब इसको हम अपलोड कर देंगे फाइल को, तो उसके बाद वो हमें पूछता है कि आपको कितने टुकड़े करके चाहिए। तो आपको इजी रखना है, मीडियम रखना है, आपको कैसा चाहिए। तो ये 32 पीसेस तक जाता है, विच इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। और सबसे सिंपल है मेरे ख्याल से 8 पीसेस का है, 8 या 9 पीसेस का जो सबसे सिंपल है। आप ये ऑनलाइन भी बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों के वहां पर कोई एलएमएस यूज होता है, गूगल क्लासरूम यूज हो रहा है, तो आप उसमें भी इसको डाल सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये एक बार बन जाए तो उसकी आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और फिर उसको कट करके बच्चों को जोड़ने दीजिए। ये ऐप आप बच्चों को देकर बच्चों से भी जिक्सॉ पजल्स बनवा सकते हैं। ये भी, और वो जो डिस्कवरी चैनल वाला था उससे, कि बच्चों से बोलिए एक एक टॉपिक के ऊपर खुद बनाए क्विजेस। क्योंकि जब वो क्विज बनाएंगे, यानी जब वो क्रॉसवर्ड बनाएंगे, तो वो उनको क्लू बनाना पड़ेगा। और क्लू इंसान तभी बना पाएगा जब उसको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से पता है। उसी तरीके से अगर कोई बच्चे ने अपना कोई स्केचेस बहुत अच्छा बनाया है बायोलॉजी से रिलेटेड या साइंस रिलेटेड डायग्राम्स, तो आप वो भी उसको बोल करके आप उसका भी ये बना सकते हैं। साइन इन करना पड़ता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप गूगल से आपके ईमेल अकाउंट से आप कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम चलते हैं दोबारा से अपने प्रेजेंटेशन की तरफ, क्योंकि थोड़ा समय की कमी है और मेरे पास बहुत सारे एप्स और गेम्स हैं। फिर दीक्षा लैब्स तो हम सबको पता ही है क्या है। अ, एक और चीज बढ़िया से मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ ये सेकेंड लास्ट जो है ग्रीन बटन जर्नी। सॉरी। हाँ, ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये बच्चों ने बनाई हुई है। और मैं एक प्रोग्राम में हब कोऑर्डिनेटर एशिया हूँ, जिसमें ये बच्चे हैं ग्रेड 9 से लेके ग्रेड 7 से लेके ग्रेड 12 तक के बच्चे हैं। उन्होंने ये बनाई है ऐप, जिसके थ्रू, जो ये बच्चों ने ही बनाई है, तो बच्चों के ही वर्ड्स में बोला जाए तो ये ऐसे टॉपिक्स, बोरिंग, जिनके लिए कार्बन फुटप्रिंट या एनवायरनमेंट, जो टेक्स्ट बुक में पढ़ने में मजा नहीं आता, उसके लिए ये ऐप है। ये स्लोवेनिया नाम की कंट्री में जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं वो उनको गाइड कर रहे हैं। और ये हमारे ओपन एजुकेशन फॉर बेटर वर्ल्ड के अंदर इन बच्चों का ये प्रोजेक्ट था, जो पिछले 4-5 साल से चल रहा है। तो आप इसका भी इस्तेमाल करके बच्चों को एनवायरनमेंट के लिए आप मतलब they can learn science, they can learn environmental decisions using this type of an app। क्योंकि आप हर बार जो आपका एक डिसीजन होता है कि चलो आज 4 कपड़े हैं, 5 कपड़े हैं, तो इसके लिए वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाए या कौन सा वॉशिंग मशीन में कितना, या कपड़े धोने में जो भी डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल होती है वो डिटर्जेंट पाउडर कितनी हार्मफुल है। ये सारे हम जो भी स्टेप्स हर दिन लेते हैं, उसके ऊपर बेस्ड वो आपको आपका कैलकुलेट करके बताता है कि आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टेप्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। बच्चों ने बनाई हुई ऐप है, लिमिटेड है ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसे मैंने कहा वैसे कि बच्चों ने बनाई हुई ऐप है और वो यूरोप बेस्ड है। तो बट इट्स अ गुड एक्सपीरियंस टू हैव फॉर आवर किड्स।
माफ कीजिएगा। अगेन, एक ये है एस्केप रूम्स। ये केमिस्ट्री के लिए है और इसमें आपको लॉग इन करना पड़ता है, जिसमें ये आजकल के बच्चों के साथ बहुत ज्यादा पॉपुलर गेम्स हैं, एस्केप रूम्स। आप एक रूम में बंद हो जाते हैं, जब तक कि आप इनका जवाब नहीं देते हैं तब तक वो रूम ओपन नहीं होते। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप की गेम्स हैं, जिसमें 6 से लेकर 9 तक 6 से लेकर 9 तक क्वेश्चंस होते हैं। जैसे जैसे वो स्टेजेस आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो कमरा खुल सकता है। दिस इज अ वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ गेम्स दैट आर नाउ डेज, मतलब बच्चे बहुत पसंद करते हैं एस्केप रूम्स को। इसके बाद अगर हम देखें तो ये एक बेहतरीन सा गेम है, ऐप है एक्चुअल में। सो हम इसको यूज कर सकते हैं, जहां पर आप एक के बाद एक क्वेश्चंस मतलब आते जाएंगे, और आंसर कौन कर रहा है, तो एक एक्सपर्ट बायोलॉजिस्ट। इसके लिए इस वेबसाइट का नाम ही आस्क बायोलॉजिस्ट है, ये सिर्फ बायोलॉजी के लिए है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे गेम्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फिजिक्स की क्लासरूम के लिए भी जब हम जा रहे हैं तो ये कंसेप्ट बिल्डर्स के लिए, सो ये बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने बताए हुए गेम्स हैं। सिम्युलेशंस भी हैं इसके अंदर। मैं आपको बस एक ओपन करके दिखा देती हूँ कि ये कैसे है और ये क्या चलता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो लर्निंग गोल तो है ही हमारे। अगर मैं, चलिए ये सबसे आसान वाला खोल लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि मैं समय भी देख रही हूँ। तो यहाँ पर अ, एक टास्क ट्रैकर खुल जाएगा। ओके, तो उसी तरीके से ना ये वाला जो है नासा ने बनाया हुआ क्लाइमेट किड्स, ये भी एक बहुत ही नॉवेल तरीका है इसको देखने के लिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो नॉर्मली टेक्स्ट बुक्स में बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते, उन टॉपिक्स के लिए ये वाला बहुत काम आता है। और मैंने कुछ बच्चों के साथ इसको खेला है तो बच्चों ने काफी एंजॉय किया है। यहाँ पर टॉपिक वाइज चीजें हैं और क्लाइमेट टाइम मशीन है, फिर आप इसको एक्चुअल में चूज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूंगी। जैसे ये कोरल ब्लीचिंग पार्ट है, तो कैसे किस तरीके से हम साइंटिफिक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन, ये सब किस तरीके से हम एनहांस कर सकते हैं, उसके लिए ये है। तो ये अगर सपोज कीजिए कि मैंने वाटर टेम्परेचर को -1 में किया, आप यहाँ पे एक्चुअल में देख सकते हैं इसमें कुछ चीजें चेंज होती जाएंगी। तो अभी तक तो वाटर पोल्यूशन एकदम लेस पे है, जैसे जैसे मैं इसको मोर पे करते जाऊंगी तो लेवल भी देखिए इसका कैसे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको अभी तो एकदम कम कर दिया है, और फिर मैं एक स्टॉर्म को स्टार्ट कर रही हूँ। और फिर ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब हैं इसके साथ में। तो आप इसको यूज कर सकते हैं बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह बढ़ाने के लिए। इसके बाद हमारे पास कुछ और एप्स और वेबसाइट्स हैं, लेकिन मैं जस्ट उम्मीद रखती हूँ कि आपने दीक्षा जरूर देखी होगी, क्योंकि हमारे दीक्षा में जो ओ लैब्स हैं उसी के अंदर इतने सिम्युलेशंस हैं और इतने गेम्स हैं। आई जस्ट होप कि ये चले अभी।
ये साइंस एक्टिविटी है, एक्चुअली में थोड़ा टाइम लग रहा है इसको लोड होने के लिए। लेकिन ये अगेन मैं एक एग्जाम्पल की तरह लेना चाहती हूँ, जहां पर हम ये देखेंगे कि ये सिम्युलेशन है। अब कहाँ आती है टीचर की इम्पोर्टेंस? अब ये क्या बच्चे अलग से खुद से अकेले से खेल सकते हैं? ऑफ कोर्स खेल सकते हैं। खेल सकते हैं, हाँ। साइंस को हमेशा एक खेल की तरह देखना चाहिए। और मैं बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ कि आप, क्योंकि कोई हमें फोर्स नहीं करता कभी खेलने के लिए, हम खुद ही खेलते हैं। उसी तरीके से पढ़ाई भी ऐसी होनी चाहिए जहां पर आपको अंदर से ही होना चाहिए कि ओ यस आई वांट टू लर्न। और वो तभी आएगा जब आपकी पढ़ाई गेम की तरह है, या आप उस टॉपिक के साथ खेलना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे एक लड़की है जिसका ज्यादा कुछ नहीं है, हम इसको एक 30 मीटर्स पर हम उसको हॉप कराएंगे। वहां पर टाइम आप नोट कीजिए। एंड देन बच्चे एक्चुअल में, दिस इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला पार्ट, जहाँ पे डिस्टेंस हमने चूज किया है, टाइम वो कैलकुलेट कर रहा है, और फिर हम उसको कैलकुलेट कर, मतलब स्टूडेंट्स कैलकुलेट करके उसका स्पीड निकालेंगे। उसी के साथ साथ में, लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं, इसके अलग अलग फायदे क्या हैं, इसके अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, ये भी एज अ टीचर हमें ही देने चाहिए स्टूडेंट्स को। अदरवाइज स्टूडेंट्स के लिए वो सिर्फ एक कुछ चूज करेंगे, ये कर लिया हो गया। बट व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? जो स्किल्स हमने किए थे, वो स्किल्स कहाँ दिखते हैं इसमें से? जैसे एक ये ना, ये बहुत खूबसूरत सा है। मतलब ये माइक्रोस्कोप के लिए बेहतरीन टाइप का पार्ट है, जो आई होप कि ये दिखे। कभी कभी ना, मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ आई होप कि ये दिखे, क्योंकि इसको लोड होने में टाइम लगता है, और क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो। सो दिस इज, मैं फटाफट से करती हूँ, लेकिन आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अब ये मैंगो की लीफ है, तो पहले हमने मैंगो को तोड़ लिया, लीफ को। फिर हम ये फोर्सेप्स से उठाएंगे और इसको स्लाइड पे डालेंगे, क्योंकि हमें उसके स्टोमेटा के ओपनिंग्स देखना है जहां से लीफ सांस लेती है। सो फिर उसके बाद हम ड्रॉपर से इसको ड्रॉप करेंगे। हाँ, मैं क्योंकि लैपटॉप यूज कर रही हूँ, तो मैं माउस को मतलब ड्रैग करके हमें करना है वो। फिर हम कवर स्लिप को इस पर डालेंगे, और ये तैयार हो गई हमारी स्लाइड। और फिर ये चला गया स्लाइड के अंदर, आई मीन माइक्रोस्कोप के अंदर। एंड देन नाउ वी विल स्टार्ट सीइंग। अब मैं देखना चाहूंगी हाई पावर। अब हाई पावर में अब हम इसको करेंगे एडजस्ट। अब ये कोर्स एडजस्ट तो और भी खराब हो रहा है, तो हम इसको और फाइन एडजस्ट करते जाएंगे। एंड देन सडनली यू सी, मतलब बच्चों को दिखने लगता है कि ओ वाह, ये स्टोमेटा है। ये हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ये बच्चों के लिए ना, ये पर्सनलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे बचपन से ही चश्मा है। तो ये दिक्कत मेरे साथ हमेशा होती थी कि जब मैं अपनी टीचर को कहती थी कि मुझे बहुत साफ दिखाई दे रहा है, अब टीचर को नहीं दिखाई देता था। और जब टीचर कहती थे कि अब देखो ये होता है एडजस्टमेंट, मुझे नहीं दिखाई देता था। सो पर्सनलाइजेशन इस लेवल में बहुत अच्छे तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ऐसे ही फिजिक्स में स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी प्रॉब्लम होती है। तो उसके भी इंटरैक्टिव्स हैं। अब चलते हैं दोबारा से अ, हमारे कुछ दूसरे जो कंसेप्ट्स हैं। मैंने कंसेप्ट बिल्डर तो आपको दिखा दिया था, एक और लास्ट में ले लेते हैं, जितना है उतना। लेकिन अगर ये टाइम नहीं बचा तो ये शायद एडिट भी हो जाए। तो ये पूरी एक बकेट भर के सिमुलेशंस हैं जो आप इसको चूज कर सकते हैं। ये फेट की तरह है, और काफी बार ये फेट की तरफ ही ले जाता है हमें। सो दीज आर टू मोर। लेकिन ये सारा करते करते हम अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं? हम जब भी कोई भी गेम, ऐप, इवन AR VR भी अगर हम यूज कर रहे हैं हमारे साइंस के कक्षा में, तो वो ऐसे हो जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। वो सेल्फ पेसिंग के लिए उतना चांस दे, मौका दे बच्चों को। इंटरेस्टिंग तो खैर है ही है। मुझे एक मिनट दीजिए। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि किस तरीके से ये AR VR, ये गेम्स, ये एप्स कोई एकदम ही एब्स्ट्रैक्ट चीजों को टैंजिबल बना देती है। वो सही से टैंजिबल बना देती है कि नहीं, वो देखना आपका मेरा फर्ज है।
लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये रिप्लेसमेंट नहीं है साइंस प्रैक्टिकल की, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि साइंस की स्किल हाथ की स्किल है। तो मैंने कितना भी यहाँ पे अभी माइक्रोस्कोप के अंदर देख लिया होगा, कितना भी अच्छे तरीके से मैंने टाइट्रेशन कर लिया होगा सिमुलेशन पे, जब तक मैं असली माइक्रोस्कोप को सेट नहीं कर पाऊंगी, जब तक मैं असली स्पेक्ट्रोमीटर को नहीं सेट कर पाऊंगी, असली ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप परफेक्ट एंड पॉइंट नहीं लेकर आऊंगी, तब तक मेरी साइंस लर्निंग अधूरी है। तो ये कोई किस्म से इसका रिप्लेसमेंट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को मिस आउट कर रहे हैं। तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरी एक चीज जो है ना, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि क्योंकि सिमुलेशंस में अक्सर हम टेम्परेचर को और बाकी चीजों को हम कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो कोई रिएक्शन अगर चल रही है, मैं बार बार रिएक्शन इसलिए बोलूंगी क्योंकि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिलोंग करती हूँ। तो अगर हमने वहां पर टेम्परेचर 750 डिग्रीज भी अगर कर दिया, सिमुलेशन है, पॉसिबल है, लेकिन वो रियलिटी में वो रिएक्शन लैब की रिएक्शन नहीं हो सकती ना फिर वो टाइम पे। उसके साथ में जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं वो क्या है लैब में। तो इन चीजों की अवेयरनेस बच्चों को देना बहुत जरूरी है। नहीं तो बच्चों को जैसे हम देखते हैं ना कि गेम्स में भी जो सीरियसनेस एक होती है रियलिटी से लेकर, वो मिस नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता है कि अच्छा कुछ फूट गया तो मजा आ गया, लेकिन वो फूटने के बाद अगर रियलिटी में कोई बीकर फूटता है तो उसके जो ग्लास के शार्ड्स सब तरफ फैलेंगे, कोई इंजर्ड हो जाएगा। ये सारी चीज की इम्पोर्टेंस देना, बताना, अवेयर करना, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना, ये सब आपका मेरा काम है, जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कोई भी स्किल मिसिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे वो पूरी लिस्ट थी, वो एक्चुअल में रियल इसकी स्किल्स की लिस्ट है। वो ये नहीं है कि आ, हमने कितने अच्छे तरीके से माउस को घुमाया और कितना अच्छे तरीके से सिमुलेशन किया। इट्स नॉट दैट, राइट। द रियल स्किल इज द साइंस स्किल दैट हैज टू कम। वो नहीं है तो साइंस की लर्निंग नहीं है। आपका हाफ हाफ अ ड्रॉप गिरने से जो कलरलेस टू बेबी पिंक आता है, कलर न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन में, दैट इज द स्किल दैट इज रिक्वायर्ड इन साइंस, राइट। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। फिजिक्स के टीचर्स और बायोलॉजी के टीचर्स ऑफ कोर्स अपने अपने सब्जेक्ट के मास्टर्स हैं और वो बहुत क्विकली कौन से स्किल्स होंगे वो सोच सकते हैं और समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। जब हम इस तरीके के गेम्स, AR VR सिम्युलेशंस अगर हम यूज कर रहे हैं, कोई ऐप यूज कर रहे हैं, तो वाइंड अप करने के टाइम पर हमें एक फॉलो अप एक्टिविटी बिल्कुल देनी ही है लैब में। और मैं तो रेकमेंड करूंगी एक फॉलो अप एक्टिविटी जो बच्चे घर पे कर पाए, क्योंकि आई वेरी फर्मली बिलीव कि साइंस हर जगह पर है। उसको लैब से बाहर निकाल करके जब तक हम रोज की डेली लाइफ में साइंस देखना नहीं सिखाएंगे बच्चों को, तब तक वी हैव नॉट डन आवर जॉब वेल। सो जब रैप अप हम करेंगे तो हमें उनको अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग आउटकम्स की याद दिलानी चाहिए। रिफ्लेक्शन को एनकरेज तो करना ही है, लेकिन रियल वर्ल्ड में हम कहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे, उसके टूवर्ड्स उनको सोचने पे मजबूर भी करना चाहिए। और बहुत अच्छी बात ये होगी कि अगर वो ये सारे तरीके को अगर लिखें, डॉक्यूमेंट करें, तो ये हमें हमारे नेक्स्ट क्लास के लिए, बच्चों को अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए, और हमें कोई दूसरी टीचर के लिए हेल्प भी हो जाएगी। और हमारा एक रिसर्च पेपर भी तैयार हो रहा है साथ ही साथ। इसलिए डॉक्यूमेंट जरूर करें इस चीज को, क्योंकि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैं सीरियसली अपने मतलब बेकार वाले गले की पे रहम करके मैं नहीं ज्यादा बोलूंगी। अगर आपको कोई भी ज्यादा गेम्स और एप्स देखने हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स मिलेंगे जो आप केमिस्ट्री में यूज कर सकते हैं। थैंक यू।